अध्याय 4 कल समाप्त हो गया था। आज अध्याय 5 शुरू होगा। अध्याय 5 है पृष्ठ रसायन, इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। पृष्ठ रसायन क्या है? किसी भी ठोस पदार्थ की सतह पर या द्रव पदार्थ की सतह पर जो रासायनिक परिवर्तन होंगे उनका जो अध्ययन हम करेंगे वो पृष्ठ रसायन के अंतर्गत हम करते हैं। इसमें जो टॉपिक है आज का वो है अधिशोषण। अधिशोषण से संबंधित जो प्रमुख शब्दावली है उसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अधिशोषण क्या है। एडजॉर्प्शन किसी भी द्रव की सतह पर या किसी भी ठोस की सतह पर किसी गैस के अणुओं के इकट्ठा होने की क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। सामान्यतः जो अधिशोषण की क्रिया है वो ठोस की सतह पर ही देखने को मिलती है, द्रव की सतह पर बहुत ही कम यह क्रिया देखने को मिलती है। तो अधिशोषण की परिभाषा केवल ठोस के लिए भी दी जाती है कि किसी ठोस की सतह पर किसी द्रव या गैस के अणुओं के एकत्र होने की क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। जैसे हम सामान्य जीवन में हम देखते हैं, एक गिलास है स्टील का, उस स्टील के गिलास में जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद भी उस गिलास की दीवारों पर पानी की बूंदें चिपकी रह जाती हैं। तो यह क्रिया अधिशोषण की कहलाती है। या देखा होगा जल वाष्प भी गिलास के बाहर जम जाती है। जब ठंडा पानी हम बर्फ़ का पानी उसमें लेते हैं तो जल वाष्प जम जाती है बाहर, तो वो भी एक अधिशोषण का उदाहरण है। अधिशोषण में क्या होता है, केवल सतह पर द्रव या गैस के अणु इकट्ठा होते हैं किसी ठोस पदार्थ की सतह पर। अवशोषण को इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अवशोषण में क्या होता है, सतह के साथ साथ सतह के अंदर भी द्रव या गैस के अणु चले जाते हैं। जैसे हम चौक को, जो चौक है ये वाली, इसको पानी में डुबोएं तो पानी इसकी सतह के साथ साथ चौक के अंदर भी चला जाता है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं अवशोषण। अब विशोषण क्या है? विशोषण है अधिशोषण का उल्टा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजॉर्प्शन। मतलब क्या होगा इसमें, किसी ठोस की सतह पर से इकट्ठे हुए द्रव या गैस के अणुओं को अलग करने की क्रिया को हम विशोषण कहते हैं। इसके बाद ये टर्म हैं दो, ये अधिशोषण से संबंधित हैं, अधिशोषित तथा अधिशोषक। अधिशोषित को इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉर्बेट तथा अधिशोषक को इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉर्बेंट। जो अधिशोषित है, अधिशोषित ये उल्टा हो सकता है, इसको देख लेना, टर्म को मेरे ध्यान नहीं है, इसको फिलहाल हिंदी में लिख लेते हैं। ये उल्टी हो सकती हैं इंग्लिश वाली। तो अधिशोषित क्या है? अधिशोषित जो ठोस पदार्थ की सतह पर किसी द्रव या गैस के अणु इकट्ठा होंगे, उस द्रव या गैस को हम क्या कहेंगे, अधिशोषित पदार्थ। यानी सतह पर इकट्ठा होने वाले पदार्थ को हम कहते हैं अधिशोषित पदार्थ। और जिस की सतह पर इकट्ठा होंगे, जैसे वह ठोस जिसकी सतह पर इकट्ठा हो रहे हैं, उसको कहते हैं हम अधिशोषक। दैनिक जीवन में एक और उदाहरण है जो इंडस्ट्री में घटता है। जैसे चीनी की सफाई होती है, जो चीनी है वो सफ़ेद होती है, जैसे देखने में आती है, पर वो सफ़ेद नहीं होती। उस बनने के बाद तो उसको जंतु चारकोल पर प्रवाहित करते हैं। तो जंतु चारकोल उसके कलर में जो होते हैं यौगिक, ऑर्गेनिक यौगिक होते हैं, उनको सोख लेता है और चीनी को रंगहीन कर देता है, सतह पर सोखे जाते हैं वो। पर सबसे अच्छा उदाहरण दैनिक जीवन का वही है जो गिलास वाला मैंने आपको बताया था, जल वाष्प वाला है। तो इस तरह से ये अधिशोषण को ध्यान रखेंगे। अधिशोषण क्या है? किसी ठोस की सतह पर किसी द्रव या गैस के अणुओं के इकट्ठा होने को अधिशोषण कहते हैं, केवल सतह पर। ये द्रव की सतह पर भी हो सकता है अधिशोषण। द्रव की सतह पर होगा तो गैस के अणु वहाँ पर इकट्ठे होंगे, पर यह बहुत कम देखने में आता है। अधिकांशतः
ठोस की सतह पर ही अधिशोषण की क्रिया होती है। और अवशोषण में क्या होता है? अवशोषण में सतह के साथ साथ ठोस के अंदर भी द्रव या गैस के कण चले जाते हैं। अब एक चीज़ और है इसमें, जब अधिशोषण होता है तो ये किस तरह से होता है? अधिशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म। कोई भी ठोस है, जैसे ये बोर्ड ही है या ये चौक है या ये प्लास्टिक है, तो कोई भी ठोस की सतह है, जैसे ये इसको मान सकते हैं ठोस की सतह, यहाँ पर लकड़ी की सतह जो है ये, इसकी सतह पर अणु होंगे लकड़ी के, और लकड़ी के अंदर भी लकड़ी के अणु होंगे। लकड़ी के अंदर जो अणु होंगे वो चारों ओर से समान रूप से अणुओं से घिरे हुए होते हैं, पर जो सतह के अणु होते हैं वे केवल बराबर वाले अणुओं से ही घिरे रहते हैं, लकड़ी के अणुओं से। या किसी भी ठोस के जो सतह के अणु होते हैं केवल सतह के जो साइड वाले अणु होते हैं उनसे घिरे रहते हैं, उनके ऊपर कोई भी उस ठोस का अणु नहीं होता। तो ऊपर नहीं होता कोई भी, तो वहाँ से वे अन्य पदार्थ के अणुओं से बंध बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस वजह से जब भी कोई गैस उस ठोस की सतह के संपर्क में आती है तो गैस के अणुओं के बीच तथा ठोस के अणुओं सतह के अणुओं के बीच बल बंध बन जाते हैं। तो इन बंध बनने के कारण ही अधिशोषण की क्रिया होती है। और बंध दो प्रकार से बन सकते हैं, वैन डर वाल बल लग सकते हैं या रासायनिक बल लग सकते हैं। इन बलों के कारण ही अधिशोषण दो प्रकार का हो जाता है। अधिशोषण फिर दो प्रकार का हो जाता है। इन बलों के कारण अधिशोषण के प्रकार, पहला प्रकार का अधिशोषण भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजियोजॉर्प्शन भी इंग्लिश में इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, अधिशोषित तथा अधिशोषक के बीच वैन डर वाल बल लगते हैं, मतलब ठोस की सतह के अणुओं तथा गैस के अणुओं के बीच में जो बल लगेंगे वो वैन डर वाल बल लगेंगे। ये वैन डर वाल बल लगने के कारण भौतिक अधिशोषण होता है। और दूसरे प्रकार का जो अधिशोषण है वो है रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, इस प्रकार के अधिशोषण में जो ठोस की सतह पर ठोस के अणु हैं और जो गैस के अणु हैं उनके बीच में रासायनिक बंध बनते हैं। रासायनिक बंध के बारे में आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध वगैरह जो पढ़े हैं। तो रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध बनते हैं। और जब भी बंध बनते हैं किन्हीं दो अणुओं के बीच, ये मैं बता चुका हूँ कक्षा 11 में, तो ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऊर्जा मुक्त होगी तो क्या है, जो अधिशोषण की क्रिया है वो कैसी है, ऊष्माक्षेपी। अधिशोषण की क्रिया ऊष्माक्षेपी है। अधिशोषण की क्रिया में हमेशा ऊर्जा उत्पन्न होगी, ये ध्यान रखेंगे। और जो भौतिक अधिशोषण होगा, क्योंकि वैन डर वाल बल दुर्बल होते हैं तो इस वजह से ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा निकलेगी कम मात्रा में निकलेगी, और रासायनिक बंध प्रबल बंध होते हैं, यहाँ पे ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलेगी। तो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा में कमी हो जाती है। मुक्त होने का मतलब ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और दूसरी बात, एक टर्म आती है एंट्रोपी की, वो ऊष्मागतिकी के चैप्टर में आप पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एंट्रोपी भी कम हो जाती है क्योंकि व्यवस्था बढ़ जाती है। जब गैस के अणु पहले तो इधर उधर अव्यवस्था में ऐसे ही घूम रहे थे, पर जब वो अधिशोषित हो गए तो फिक्स हो गए अपने स्थान पर, तो इस वजह से एंट्रोपी भी घट जाती है। तो आज इतना ही। कल मैं बताऊंगा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बारे में विस्तार से और इनके बीच में अंतर। आज इतना ही।